करवा चौथ पे गरीब जेठानी को अमीर देवरानी ने दिया धोखा। माँ, एक बार मुझे अंदर तो आने दो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। तूने आज मेरे पूरे विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं तुझे। माँ प्लीज, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। बेला बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। माँ, अगर आज मैं ये कदम न उठाता तो बेला की शादी किसी और से हो जाती और फिर आपका बेटा जीते जी मर जाता। क्या आपको ये अच्छा लगता? राकेश की बात सुनकर रश्मि बिल्कुल चुप हो जाती है। माँ, पसंद की शादी करना गलत नहीं है, प्लीज आप हमें एक मौका तो दो। ठीक है, अब तू ज्यादा मत बोल। सिर्फ तेरे खातिर मैं इस गरीब घर की लड़की को अपने घर में आने का एक मौका दे रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुझसे मुझे कोई भी शिकायत लगी तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा अपने बेटे से तुझे अलग करने में। बेला ने अपनी सास की बात पर बस गर्दन हिला दी और फिर वो अपने ससुराल में आ गई। अब उसे अपने ससुराल आए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। बेला अपने ससुराल में सभी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से निभा रही थी। माँ जी, मैंने कपड़े धोने, खाना बनाने और सफाई करने से लेकर सारे काम कर दिए हैं। और कोई काम हो तो? अभी तो काम ही काम है। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि काम खत्म हो गए? जा जाकर बाहर से सारी फालतू घास को काट और हाँ, उसके बाद गार्डन से सभी पत्तों को साफ करके पौधों को पानी भी दे देना। बेचारी बेला ने चुपचाप अपनी सास की सभी बातों पर गर्दन हिला दी और भूखी प्यासी वो सारा दिन बस कामों में ही लगी रही। रश्मि इसी तरह से बेला के ऊपर अत्याचार कर रही थी। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे और फिर एक दिन अचानक ही रश्मि ने अपने छोटे बेटे की भी शादी करने का फैसला किया और एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की से उसका रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ समय बाद कैलाश की मलिका नाम की लड़की से शादी भी हो गई। मलिका अमीर घराने की एक घमंडी लड़की थी जो अपनी सास की एक बात पर भी अमल नहीं करती थी। अरे मलिका बेटा, मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है, जरा थोड़ा सा तेल लगा दे। ओह गॉश, मैं क्या आपको नौकरानी नजर आ रही हूँ जो मैं ऐसे वाहियात काम करूंगी? आपको तेल मालिश करवानी है तो किसी और से करवा लीजिए। मैंने अभी अभी ही अपने नेल आर्ट करवाए हैं, ये खराब हो जाएंगे। मलिका ऐसे एटीट्यूड दिखाती हुई चली गई, लेकिन पीछे से बेला आकर अपनी सास के सर में तेल की मालिश करने लगी। अरे ये कौन? सासू माँ, आपको कोई भी काम हो आप मुझसे बेधड़क कहा कीजिए, आपकी ये बहू हमेशा आपके लिए हाजिर है। ऐसे बोलकर बेला रश्मि के सर में मालिश करने लगी। रश्मि को अब अपनी दोनों बहुओं के बीच अंतर महसूस हो रहा था और वो मन ही मन खुश थी। उसका बड़ा बेटा उसके लिए एक आदर्श बहू लेकर आया था। वैसे एक बात बोलूं बेला, तू लाख अमीर घर की बेटियों से अच्छी है। मुझे खुशी है कि मुझे तुझ जैसी साफ दिल की बहू मिली। ऐसे बोलकर रश्मि मुस्कुराने लगी। बेला के मुंह पर भी हल्की हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन रश्मि ने बेला को भी अपना लिया था। एक तरफ बेला को एक खुशी मिल गई थी तो दूसरी तरफ उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। अरे बेला बेटा, आज जरा अच्छा सा खाना बनाना। आज राकेश और कैलाश दोनों ही घर वापस आ रहे हैं। सच माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेला ने अपने पति के शहर से लौटने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाए। कुछ देर बाद दोनों ही भाई काम से अपने घर लौट आए। दोनों ही बीवियों ने अपने अपने पति का स्वागत किया। शादी के बाद मलिका ने राकेश को पहली बार देखा था। राकेश दिखने में काफी हैंडसम था, जिसकी वजह से मलिका उसे देखते ही उसके ऊपर लट्टू हो गई। वाह, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है, इसे तो मेरे जैसी ही लड़की के साथ होना चाहिए। अरे मलिका, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। मलिका मन ही मन राकेश को फंसाने के प्लान बनाने लगी। जैसे खाना खाते वक्त वो राकेश का बहुत ख्याल रख रही थी और जब राकेश बाथरूम में भी गया तो पीछे पीछे वो भी चली गई। अरे मलिका, तुम? हाँ राकेश जी। मलिका ने जानबूझकर फिसलने का नाटक किया। राकेश ने उसे संभाल लिया। आराम से। थैंक यू हैंडसम। ये तुम क्या? ओह कम ऑन, अब तुम इतने इनोसेंट मत बनो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ राकेश, प्लीज तुम मेरे हो जाओ, उस भिखारिन को छोड़ दो। ये नामुमकिन है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। राकेश ने मलिका को बहुत बार मना किया, लेकिन
मेरे साथ रहोगे तो हम दुनिया की सैर करेंगे। तुम्हारे पास अपना अलग एक बंगला होगा, बिजनेस होगा और एक खूबसूरत अमीर बीवी। बोलो, मंजूर है? राकेश के मन में मलिका की बातें सुनकर लालच जाग गया और पैसे के लिए उसने मलिका के साथ अफेयर शुरू कर दिया। वो दोनों चिप चिप कर एक दूसरे से बातें करते थे और मौका मिलने पर एक दूसरे से मिला भी करते थे। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और अब करवा चौथ का शुभ मौका आ चुका था। बेला और मलिका दोनों ने व्रत रखा था, लेकिन मलिका ने कैलाश के लिए नहीं बल्कि राकेश के लिए व्रत रखा था। आज का व्रत तो मैं राकेश के हाथों से ही खोलूंगी। मलिका सारा दिन बस इन्हीं ख्यालों में गुम थी और आखिरकार रात भी हो गई। सभी 8 बजे पूजा करने वाले थे, लेकिन मलिका को अकेले व्रत खोलना था, इसीलिए वो 7 बजे ही छत पर राकेश के साथ चली गई और उसके हाथों अपना व्रत खुलवाने लगी। मैंने सारा दिन ये भूख प्यास बस तुम्हारे लिए बर्दाश्त की है। अभी मलिका और राकेश एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से बेला ऊपर आ गई और अपने पति के हाथों से अपनी देवरानी को व्रत खुलवाते देख उसके हाथों से पूरी पूजा की थाल गिर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई, राकेश जी! उसकी चीख सुनकर मानो मलिका और राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और घर वाले भी घबरा कर छत पर आ गए। बहू, बात क्या है? माँ, अब मैं क्या ही बोलूं? सभी बेला के आंसू और राकेश और मलिका को साथ देख सब कुछ समझ गए। बेला के आंसू देख राकेश को भी उसकी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो आज भी बेला से ही प्यार करता था। मुझे माफ कर दो बेला, मैं भटक गया था। मलिका ने मुझे पैसों के लालच में ले लिया था। प्लीज तुम चुप कीजिए आप। आज आपने मेरा पूरा विश्वास तोड़ दिया राकेश जी। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। बेला, तुम मुझे मारना चाहती हो तो मारो मुझे। राकेश बेला के हाथों से खुद को मारने लगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने राकेश को माफ करके एक और मौका दे दिया। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको मारूंगी? ऐसे बोलकर बेला राकेश के गले लग गई, लेकिन मलिका अब अपने पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। मुझे भी माफ। बस चुप करो तुम। प्लीज कैलाश जी, मेरी एक बार तो बात सुन लीजिए। मलिका ने भी रो रो कर माफी मांगी। कैलाश उसे माफ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की खातिर उसने उसे माफ कर दिया। ठीक है मलिका, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुमसे अब मैं कभी वफा की सच्ची उम्मीद नहीं कर सकूंगा। मलिका रोने लगी। उसे भी उसकी गलती महसूस हो रही थी। सब कुछ देखकर रश्मि बोली, आज जो भी कुछ इस घर में हुआ है उसे देखकर मैं तुम सभी को एक साथ नहीं रहने दूंगी। राकेश, तू बड़ा है तो तू यहीं मेरे साथ रहेगा और कैलाश तू मलिका के साथ कल ही हमारी दूसरी बिल्डिंग में चले जाना। यही हमारे लिए सही रहेगा। कैलाश ने भी हाँ में ही गर्दन हिला दी। फिर क्या था, सभी ने एक साथ करवा चौथ मनाया और फिर कैलाश अपने परिवार से अलग हो गया और दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। आज से तुम हमारे दामाद हुए। अब से जो हमारी बेटी का है वो तुम्हारा भी है। हाँ बेटा, हमने आज तक राधिका को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है। तुम उसे बहुत प्यार करना और ख्याल रखना। निश्चिंत रहिए माँ जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। अरे वाह, मुझे शगुन में सोने की अंगूठी, चेन और पैसे भी मिले हैं। मजा आ गया। यही तो फायदा है काली लड़की से शादी करने के बाद पैसों में खेलूंगा मैं, वरना मैं कहाँ ऐसी काली लड़की को प्यार करूंगा। माधव बेटा, शादी का पहला कार्ड मंदिर में रख देना। सुन रहे हो बेटा? अरे माधव, तेरा ध्यान कहाँ है? अपनी सास की बात भी सुन ले। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। कहिए माँ जी, क्या कहना है? अरे बेटा, मैं कह रही थी शादी का कार्ड जब बन जाए तो पहले मंदिर में भगवान को चढ़ाना, और जाओ थोड़ा मेरी बेटी से बात भी कर लो एकांत में। जी राधिका, आइए कुछ बात कर लेते हैं। तभी काली राधिका शर्माते हुए माधव के पीछे चली जाती है, जहां दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। माधव जी, आप इस रिश्ते में खुश तो है ना? क्योंकि मैं काली हूं, हर कोई मुझे रिजेक्ट कर देता है। अरे तो क्या हुआ, मुझे आपके इस रंग रूप से कोई ऐतराज नहीं है। ये हमारे लिए कोई मायने रखता है कि इंसान का स्वभाव कैसा है, और बात करने में मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं। घंटा अच्छी लगी है? मैं तो बस पैसों के लिए शादी कर रहा हूं, पैसे जो उड़ाने हैं। सच में माधव जी, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछूं?
हाँ पूछिए। आपके नाम की प्रॉपर्टी में क्या क्या है? ज्यादा कुछ नहीं। 200 करोड़ का एक बंगला है, पापा लैम्बोर्गिनी देंगे, और 8 करोड़ की एफडी है। पर यह सब शादी के 6 महीने बाद ही मिलेगा। मेरी आधी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए है। अब तो मैं राजा बनकर जीऊंगा, पर अनाथ बच्चे कहां से आ गए? कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है। कुछ दिनों बाद राधिका की माधव से धूमधाम से शानदार होटल में शादी हो जाती है। काली बहू यूं तो माधव और कविता को पसंद नहीं थी, पर ज्यादा दहेज लाने की वजह से दोनों बड़े प्यार से उससे बर्ताव करते थे। शाम को माधव काम करते हुए राधिका को अचानक से पकड़ लेता है। अरे आप आ गए, मैं तो डर ही गई थी। क्यों, मैं तुमको मारता पीटता हूं क्या जो डर गई? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। वाओ, गजरा। अब इसे अपने प्यारे हाथों से मुझे लगा भी दीजिए। मैं बहुत लकी हूं कि आप मुझे मिले हैं। लकी तो हूं, मुझे जो चाहिए वो लेकर ही रहूंगा। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मेरी बाइक पुरानी हो गई है तो मुझे केटीएम की नई बाइक चाहिए थी, 2 लाख की। अरे तो आप इतना सोच क्या रहे हैं? रुकिए, मैं अभी आपको 2 लाख रुपए दे देती हूँ। ये कहते ही राधिका अपने कमरे में से 2 लाख रुपए लाकर माधव को दे देती है। ऐसे ही माधव हमेशा इसका फायदा उठाया करता था। कभी आईफोन, कभी कार, कभी बाइक चलाता रहता था। 6 महीने से पहले ही राधिका के माता पिता एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिससे नाम मात्र राधिका की प्रॉपर्टी बचती है और वह अनाथ आश्रम में चली जाती है। इस बात से धीरे धीरे राधिका के ससुराल वालों के मिजाज बदल जाते हैं और वह काली बहू पर अत्याचार करने लगते हैं। एक दिन माधव पैसे न होने की वजह से दोस्तों से उधारी लेकर पी कर आता है और राधिका उसे खाना खिलाती है तो माधव उसे पीटने लगता है। आह, छोड़ो छोड़ो मुझे। माधव जी, मैंने बस आपसे खाना खाने के लिए ही तो पूछा था। खाना खाने के लिए पूछा था तूने मुझसे? क्या करूंगा खाना खाकर? अरे मुझे पैसा चाहिए, पैसा, और वो तेरे पास है नहीं। तेरे माँ बाप ने अनाथ आश्रम में दे दिया तो तेरी जैसी काली मेरी किस काम की? मैंने तुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, कल मुही कहीं की। आज के बाद मुझसे दूर रहना। माधव जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना? नहीं, मैंने सिर्फ तेरे पैसों से प्यार किया है, ना कि तेरी काली सूरत से। इस बात से राधिका टूट जाती है। वक्त गुजरता है। माधव अकेला हो गया था और एक दिन फेसबुक चलाकर कहता है, ना तो पैसे हैं और ना ही मेरा कहीं दिल लग रहा है। अरे हाँ, कुछ टाइम पहले मैं शिल्पा, नैना, श्वेता और अमायरा मुझसे प्यार करती थी। उनको रिक्वेस्ट के साथ मैसेज भी भेज देता हूँ। चारों में से जो भी मुझे आज भी प्यार करती होगी उसी को मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। ये कहने के बाद माधव अपने चारों स्कूल फ्रेंड लड़कियों को आई लव यू का मैसेज भेज देता है और चारों की चारों उसे आई लव यू टू का मैसेज भेज देती हैं। माधव को यकीन नहीं होता तो वह चारों से अलग अलग टाइम पर मिलता है और पता करता है कि चारों उससे अभी भी प्यार करती हैं। शाम को वो श्वेता के साथ था। माधव, तुम क्या सोच रहे हो इतनी देर से? तुमसे बात कर रही हूँ, सुन ही नहीं रहे? तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं 7-8 सालों से सिर्फ तुमसे प्यार कर रही हूँ, भुला ही नहीं पाई, और देखो तुम भी मुझे भूल नहीं पाए। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। श्वेता की आंखों में भी मुझे वही प्यार दिख रहा है जो उन तीनों की आंखों में है, और राधिका पर भी, पर वो काली है। चारों से शादी कैसे कर सकता हूं मैं? माधव, तुम मुझसे शादी करोगे ना? आई लव यू सो मच। तुमने हाँ नहीं करी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार भी करता हूं, ऐसा मत करना, पर मेरी एक शर्त है। तुम शिल्पा, नैना और अमायरा को जानती ही होगी, वो भी मुझसे प्यार करती हैं। वो जैसे मैंने तुम्हें मैसेज किया उनको भी कर दिया, और अब मुझे तुम चारों से प्यार हो रहा है। अगर तुम सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो तो जरूर करूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। वैसे भी हम फ्रेंड हैं अभी भी, मुझे मंजूर है। माधव को पाने की लालसा जो श्वेता में थी वही शिल्पा, नैना और अमायरा में थी। चारों सहेलियां आपस में समझौता करके माधव के साथ शादी कर लेती हैं। फिर माधव अपनी चारों पत्नियों के साथ घर में आ जाता है। ये देख सास, ससुर और राधिका अचंभित रह जाते हैं। करम जले, ये तूने क्या किया? बहू के होने के बावजूद भी तू उसकी 4 सौतन ले आया। अरे कैसे कर गया तेरा दिल ये? वो छोड़ो, तुम चारों औरतों में कोई ईमान है या नहीं? तुम भी मेरे बेटे के साथ शामिल हो गई खुद को बांटने के लिए, और मेरी काली बहू का क्या? वो सब हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते कि हम चारों माधव से बेइंतहा प्यार करते हैं, वो भी कई सालों से। माँ जी, मेरे तो आंखों के सामने दुनिया उजड़ गई। पहले मम्मी पापा छोड़कर चले गए और माधव जी ने मेरा साथ ऐसा कर दिया।
पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी सौतनों के साथ रह लूंगी। तो रहो। दिन गुजरते हैं। चारों पत्नियां माधव के साथ बहुत खुश रहती हैं। वो उन्हें शॉपिंग पर ले जाता था, गिफ्ट ला कर देता था। वहीं चारों सौतनें काली बहू पर अत्याचार करती थी, उसे कालेपन का ताना देती थी। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है, जहां चारों सौतनों के साथ राधिका भी सच्चे मन से मानव के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पर शाम को उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका ब्लड लॉस हो जाता है और डॉक्टर कहता है, देखिए, ब्लड बैंक में उनके लिए भी बी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड नहीं है। आपका है तो जल्दी कीजिए, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पास ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं है। मेरा भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, मेरे शरीर का एक एक कतरा निकाल कर उन्हें दे दीजिए, पर मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। क्या एक इंसान की 5-5 बीवियां? खैर, आप अंदर चलिए। नर्स, इनका ब्लड लीजिए। तभी राधिका के ब्लड देने से माधव की जान बच जाती है। जब ये बात माधव को पता चलती है तो राधिका से वो कहता है, राधिका, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारे पैसे छीन लिए, फिर भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राधिका आपसे हमसे भी ज्यादा बहुत प्यार करती हैं, हमने देखा है उसकी आंखों में। उसे भी अपना लीजिए, हम पांचों बहुत खुश रहेंगे। राधिका, तुम हमें माफ करोगी ना? हाँ, मुझे अपनी बहनों से क्या शिकायत हो सकती है? आपने ब्लड दिया है, कुछ पी लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा करवा चौथ का व्रत है। तुम सब मेरे लिए और कितना करोगी? मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे 5-5 प्यार करने वाली पत्नी मिली है। चल मेरे राजा बेटा, मेरी पांचों बहू का व्रत खुलवा दे। हाँ माँ, पर अब मैं किस किस को एक साथ प्यार करूंगा? 5 को। इस तरह माधव को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह राधिका को अपना लेता है। फिर पूरी विधि के साथ वो पांचों पत्नियों को पानी पिलाकर उनका करवा चौथ का व्रत पूरा करवाता है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।